नूतन विद्या प्रसारक मंडल, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव, हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक बापू शेल्के बीए तृतीय वर्ष कला के छात्रों का स्वागत करता हूँ। बीए तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्रों को पेपर तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस विषय के अंतर्गत आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ अर्थात विशेषताएं इस पाठ्य विषय पर चर्चा करेंगे। आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। इसमें पहली विशेषता आती है ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के जो चरित्र नायक है वो ऐतिहासिक व्यक्ति है, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है, परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वह तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा होती है उससे ये नितांत विमुख रहे। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई देता है। दूसरी विशेषता है युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग है वहाँ वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हार सुना रहा है। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे, अतः अवसर पाने पर वो अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वो उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपितु योद्धाओं के उमंगों, मनोदशाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्च वासों का स्पंदन है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी, अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। उनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाताओं की युद्ध उन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णन के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। तीसरी विशेषता है प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के जो अधिकांश रासो कवि है उन कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इसके अतिरिक्त तो और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इस प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप से जोड़ दिया इसका निर्णय कर पाना कठिन है। भाषा शैली और विशेष सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित एवं परिरुद्धित होते रहे हैं। चौथी विशेषता है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है,
तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास ही हो गई। वीरों के मनोभावों एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल है जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। राजकुमारियों के स्वप्न सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नकशिक परिपाटी पर किया गया है। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वयसंधि और षट ऋतु वर्णन का सम्यक समावेश भी रासो ग्रंथों में किया गया है। अगली विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु स्वदेश अभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। वे 10-20 गांवों के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। अतः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। परिणामतः विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में वे कभी सफल नहीं हुए। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पददलित किए जाते रहे। यदि इन शासकों ने अपने शुद्र अहम भाव का परित्याग करके संगठित होकर विदेशों का सामना किया होता तो देश को दीर्घ अवधि तक विदेशी शासन झेलते हुए परतंत्र न रहना पड़ता। अगली विशेषता है कल्पना की प्रचुरता। कल्पना की प्रचुरता मुख्य रूप से चारण कवियों में भी दिखाई देती है। चारण कवियों की जो रचना है वह तथ्य परक न होकर कल्पना प्रधान है। ऐतिहासिक पात्र तो इनमें इनकी रचनाओं में है, पर इतिहास नाम मात्र को ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों तथा तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्य में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी कर दी है। इन वीर गाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथायुक्त रचनाएं कहना अधिक तर्क संगत होता है। इसके बाद है विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परिवर्ती साहित्य में मिलती है न पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा दोहा, गाथा, तोमर, तोटक, रोला, उलाला, साटक, कुंडलिया आदि। यह छंद परिवर्तन मात्र कल्पकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रदर्शन के लिए किया गया है। छंदों की विविधता के कारण ही चंद बरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजाब घर कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो के छंद की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, रासो के छंद जब तक बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, यह भी इस काल के साहित्य की एक मुख्य विशेषता कही जा सकती है। आदिकालीन जो रासो साहित्य है जिसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है। जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है
वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। अनुस्वारता, प्रवृत्ति एवं द्वित्व वर्णों की प्रधानता भी रासों की भाषा में उपलब्ध होती है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्य ग्रंथों में प्रचुरता से किया गया है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि आदिकालीन रासो साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं वह तदयुगीन परिस्थितियों की देन है। जहाँ तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है वो अपने में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। छात्रों, यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल प्रोफेसर बापू सर के इस पर भी देख सकते हैं। साथ ही हमारा विभाग का जो टेलीग्राम ग्रुप है हिंदी विभाग लासलगांव महाविद्यालय, इस पर भी आपको ये वीडियो उपलब्ध हो सकता है। यदि आपको इस विषय को लेकर कोई सवाल है या फिर प्रश्न है तो आप YouTube चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप फीडबैक लिंक के माध्यम से आप अपना सवाल वहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही इसकी जो PDF नोट्स है वह भी उस YouTube वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप PDF के रूप में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।